नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूं 66 बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 66 बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उस टॉपिक के डिस्कशन करवाए जाएंगे, फिर उस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख करके मेरे दिए गए नंबर पे आपको सेंड करना है। फिर मेरे द्वारा आपकी कॉपी चेक करके आपको वह कॉपी सेंड कर दी जाएगी और उसमें क्या क्या चीज़ आवश्यक सुधार होंगे वे सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख किया जाएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था, कुछ टॉपिक बताए गए थे, कुछ प्रश्नों के बारे में भी आप लोगों को बताए गए थे और उन प्रश्नों को आपको लिखने के लिए भी कहा गया था। बहुत सारे लोगों ने प्रश्नों को लिखा है और अपने आंसर शीट को भेजा है। मैं उन आंसर शीट को आप लोगों के बीच दिखाना चाहता हूं कि किन किन लोगों ने हमारे दिए गए प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने प्रयास किया है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है आंसर लिखने का और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी अच्छे ढंग से प्रश्नों को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेहतर राइटिंग किए हैं वह है वैभव राजा, जिन्होंने 40 में से 37 मार्क्स लाए हैं। यानी कि 10-10 मार्क्स के 4 प्रश्न दिए गए थे, 40 मार्क्स के थे। इन्होंने 37 अंक प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा राइटिंग इन्होंने की है और काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। तो ये हमारे फर्स्ट टॉपर हैं वैभव राजा, जिन्होंने 40 में 37 अंक प्राप्त किए हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। सेकेंड जो हमारा टॉपर है वह है अवधेश कुमार। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग की है और काफ़ी अच्छे अंक लाए हैं, 40 में से 36 अंक लाए हैं। इनकी भी अच्छा आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है। तीसरी टॉपर है हमारी दिव्यंका राज, जिन्होंने भी अच्छे ढंग से आंसर शीट लिखा है और इन्होंने 31 अंक प्राप्त किए हैं कुल 40 अंक में। उसके बाद है राणा युवराज, जिन्होंने 40 में से 25 अंक प्राप्त किए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषा लिखा है, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने त्रुटि की है और उनका इसमें आपके आंसर शीट में वर्णन कर दिया गया है कि आपने कहाँ कहाँ पे किन चीज़ों को छोड़ा है। तो आप आई होप उन चीज़ों को सुधार कर लेंगे। अगला है अंकु, जिन्होंने 40 में से 22 अंक प्राप्त किए हैं और इन्होंने भी कुछ कुछ त्रुटियाँ की है, उनका समावेशन आपके आंसर शीट में कर दिया गया है। फिर है स्नेहा सिन्हा, जिन्होंने 40 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। फिर है रितु कुमारी, जिन्होंने 40 में से 19 अंक प्राप्त किए हैं। फिर है पुरुषोत्तम कुमार, जिन्होंने 40 में से 17 अंक प्राप्त किए हैं। फिर है दिनेश कुमार सिंह, जिन्होंने 40 में से 17 अंक प्राप्त किए हैं। और फिर है रिया कुमारी जी भी ने काफ़ी अच्छे ढंग से आंसर लिखा है, लेकिन आप ध्यान दें कि आप जिस तरह से प्रश्नों का डिमांड हो उसी तरीके से आंसर लिखें, अधिक बातों को समाहित करने का प्रयास ना करें। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा आंसर राइटिंग की है। बाकी सबके द्वारा जो है काफ़ी अच्छे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की गई है और काफ़ी अच्छे ढंग से आंसर लिखा गया। हालांकि ये प्रथम प्रयास था, तो प्रथम प्रयास में अगर आप इतने सारे कंटेंट को लिख रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। आप काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम आपके सारी कमियों को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ प्रश्न में क्या क्या गलतियाँ की है। तो आज हम कल के प्रश्नों को फ्रेमिंग करेंगे और बताएंगे कि कल के प्रश्न को एक बेहतर आंसर कैसे लिखेंगे, कल के प्रश्नों का एक बेहतर आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे उस प्रश्नों की फ्रेमिंग करेंगे, किन किन कंटेंट को लिखेंगे, किन किन बातों को रखना है, किन किन बातों को नहीं रखना है। तो आज हम उन सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स भी करें ताकि हम मोटिवेट हो आपको लगातार वीडियो प्रदान करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों से। तो कल के प्रश्न हम लेते हैं कल के प्रश्न। तो कल के प्रश्न हम लेते हैं। कल के जो प्रथम प्रश्न थे, कल के प्रश्न संख्या 1 वह थे लोकतंत्र में
नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा टिप्पणी करें। ये प्रश्न थे कल के कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा। काफ़ी लोगों ने इस प्रश्नों का आंसर राइटिंग अच्छा किया है, काफ़ी लोग और अच्छा कर सकते थे और कंटेंट इसमें ऐड कर सकते थे तो आपका आंसर राइटिंग और भी बेहतर होता। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या प्रोसेस बताया था आपको कि आंसर राइटिंग करने से पहले आप प्रश्न को समझें कि प्रश्न का क्या डिमांड है। प्रश्न की डिमांड को देखते हुए आप अपने आंसर राइटिंग को करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो कि आपका नाम क्या है, तो आप बताते हो कि मेरा नाम फलाना है। आप ये तो नहीं बताते कि मेरा नाम फलाना है और मैं इतने तारीख को पैदा हुआ या इतने तारीख को मेरा जन्म हुआ, ऐसा तो नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है आप उसी का जवाब देते हैं। यदि आपसे नाम पूछा जाता है तो आप सिर्फ नाम बताते हो, यदि आपसे जन्मतिथि पूछी जाती है तो आप सिर्फ जन्मतिथि बताते हो, यदि आपसे बायोडाटा पूछा जाएगा तब आप सारी चीज़ों को बताएंगे। तो ठीक उसी तरीके से प्रश्न को भी समझना है कि किस तरीके से प्रश्न का डिमांडिंग है और उस डिमांड को पूरा करने का कोशिश करें, ना कि अब आप अपने बातों को रखने का प्रयास करें। प्रश्न के आंसर राइटिंग में आप कभी भी अपने बात को रखने का प्रयास ना करें। जो प्रश्न का डिमांडिंग है, जो प्रश्न आपसे पूछ रही है, जो प्रश्न आपके बातों को रखने का प्रयास करवाना चाहती है, वही बात आप आंसर राइटिंग में करें, अन्यथा फालतू की इधर उधर की कोई बात नहीं करें, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लीजिए कि हम ये प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा टिप्पणी करे, तो हमारा जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, तो आप यह बात मान करके चले कि आपकी जो कॉपी चेक करते हैं वह कोई हम या आपके जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं, वह उन सब्जेक्टों के स्पेशलिस्ट होते हैं और कई वर्षों से उन सब्जेक्ट में अध्ययन एवं शोध किए हुए होते हैं। तो आप उन्हें यह समझाने का प्रयास ना करें कि हम आपको समझा रहे हैं। आपके आंसर राइटिंग से यह प्रतीत नहीं हो कि आप एग्जामिनर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आपके आंसर राइटिंग इस ओर इंगित करना चाहिए कि आप प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। यदि आप एग्जामिनर को समझाने का प्रयास करने लगिएगा, कि कॉपी चेक करने वाले को आप समझाने का प्रयास करने लगिएगा अपने आंसर राइटिंग में, तो आपकी आंसर राइटिंग एक बेहतर आंसर राइटिंग नहीं कहलाएगी। क्योंकि वे इतने काबिलियत होते हैं कि यदि उनको यदि नागरिक पे कहा जाए कि नागरिक पे आप कुछ बोले, तो उनमें इतनी काबिलियत होती है कॉपी चेक करने वाले में कि नागरिक पे वो किताब लिख सकते हैं। नागरिक पे वे एक किताब लिखने की समर्थता रखते हैं, उनमें इतनी काबिलियत होती है जो कॉपी चेक करते हैं। तो आप उन्हें बताने का प्रयास ना करें, आप प्रश्नों की डिमांड को देखें और उस डिमांड को रखने का प्रयास करें, ठीक है। दूसरी बात, आंसर राइटिंग करते समय कई लोगों से मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे शब्द का प्रयोग, छोटे छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है। तो आप यह भी बात मान करके चले कि आपके अपने अक्षरों को थोड़ा बड़ा रखना होगा, थोड़ा बड़ा रखना होगा। क्यों बड़ा रखना होगा? कि हमारे जो आंसर शीट चेक करने वाले होते हैं वह एबव 50 ईयर्स होते हैं, वो 50 साल के ऊपर होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है तो लगभग बचपन में ही चश्मा लग जाता है, वो तो 50 साल के एबव हैं। तो वह जब आंसर राइटिंग चेक करते हैं तो यदि आपके अक्षर छोटे होंगे तो उन्हें बार बार चश्मा उतारना लगाना पड़ेगा, बार बार चश्मा उतारना लगाना पड़ेगा, जिनसे वह हेजिटेशन फील करेंगे। या फिर आपके यदि अक्षर छोटे हैं तो उन्हें पढ़ने में हेजिटेशन होगा, और वह क्या करेंगे कि शुरुआत में 10-5 लाइन आपके पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे और एवरेज मार्किंग कर देंगे। तो इन चीज़ों से बचें, आप अक्षरों को थोड़ा बड़ा लिखें, स्पष्ट लिखें और एक शब्द दूसरे शब्द के बीच एक जो है निश्चित जगह छोड़े, एक जगह छोड़े स्पेस, ताकि अक्षर जो है देखने में
थोड़ा स्पष्ट दिखे, आप इसका ख्याल जरूर रखें। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। अब हम आते हैं प्रश्न की ओर कि कैसे अब इस प्रश्न का हम जवाब देंगे। कई सारे लोगों ने अच्छा जवाब दिया है और कई सारे लोगों ने कुछ त्रुटि की है, तो उन सबों को मैं बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्न का जवाब देना है। यदि बात किया जाए इन प्रश्न का, तो इन प्रश्न का यदि आपको जवाब देने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, ध्यान रहे मैं जो बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। यदि इस प्रश्न का जवाब देने में आपको स्वतंत्र किया जाए तो आप 500 पेज की एक किताब लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि इस प्रश्न को लिखने में आपको स्वतंत्रता दी जाए कि आप जितना चाहे लिख सकते हैं, तो ये कोई सामान्य अर्थ नहीं है। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, राजतंत्र में प्रजा। इसे आप छोटा शब्द ना समझें, ये अपने आप में एक बृहत्तम शब्द है। तो यदि आपको स्वतंत्र कर दिया जाए तो इसकी पूर्ति आप 500 की पेज वाली बुक किताबों में कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने किया भी है। आप चाहें तो लोकतंत्र की एक किताब आती है, राइटर का नाम मुझे याद नहीं, आप उसे पढ़े। राजतंत्र एक अलग सी बुक है, तो उसे पढ़े, 500 पृष्ठ की बुक है। तो आपको यहाँ पे सीमा को देखना है, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि प्रश्न की डिमांड को समझें। प्रश्न हमारा है लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा। अब हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप प्रश्न को डिमांड को समझें और दूसरा प्रश्न को आप फ्रेमिंग करें कि प्रश्न को हम कितने फ्रेम में उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप में यदि आप अपने आंसर को बेहतर बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहें तो डायरेक्ट इस प्रश्न के उत्तर भी दे सकते हैं। डायरेक्ट प्रश्नों को आप हिट कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने उत्तर को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप फर्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भूमिका लिख सकते हैं। और इस भूमिका में आप लोकतंत्र और राजतंत्र की सामान्य परिभाषा दें, कोई जटिल परिभाषा प्रस्तुत ना करें, सामान्य परिभाषा दें। ठीक है, लोकतंत्र और राजतंत्र की क्या करें, सामान्य परिभाषा दे। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप। अब मैंने भूमिका में लोकतंत्र और राजतंत्र की बात बता दी है, तो सेकेंड स्टेप में अब हम लोकतंत्र और राजतंत्र की बात नहीं करेंगे, बल्कि सेकेंड स्टेप में अब हम सीधे प्रश्न पर आएंगे कि लोकतंत्र में प्रश्न हमारा क्या है, लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्यों? लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि। अब लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि यहाँ से आप उन सारे तथ्यों को रखेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ यह सिद्ध हो कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपने एक ही चीज़ को बार बार प्रकट करने का प्रयास ना करें। हमने भूमिका में लोकतंत्र और राजतंत्र की परिभाषा दे दी है। सेकेंड स्टेप में हम लोकतंत्र की परिभाषा नहीं देंगे बल्कि नागरिक की परिभाषा देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। यहाँ नागरिक पे बल पड़ रहा है कि नागरिक होते हैं, लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, नागरिक की परिभाषा देंगे। यानी कि हम लिखेंगे कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि नागरिक उसे कहे जाते हैं जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे और यह इस तरीके से हमारा सेकेंड स्टेप चलेगा।
फिर सेकेंड स्टेप में लोकतंत्र में नागरिक होते हैं से संबंधित जो बात आपको पता है, जिन जिन तथ्यों को आप शामिल करना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ आप अपने देश भारत का एग्जाम्पल दें, भारत का उदाहरण दें। ठीक है, कि भारत में लोकतंत्र है क्योंकि भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत से संबंधित, अपने देश से संबंधित कानून का निर्माण कर सके। अर्थात भारत के लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। तो इस तरीके से आप उदाहरण को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करें, राजतंत्र में राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि अब तीसरे जो हम स्टेप में जाएंगे, तीसरे पैरा में, वह राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि, इसके बारे में बताएंगे कि राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि। अब ध्यान में रहे, यहाँ पे आपको राजतंत्र को परिभाषित नहीं करना है क्योंकि राजतंत्र की परिभाषा आप भूमिका में दे चुके हैं। यहाँ पे आपको प्रजा को परिभाषित करना है कि राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि प्रजा को राजतंत्र में कानून बनाने में अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी प्रजा जो है वह कानून के निर्माण में भाग नहीं ले सकते हैं, बल्कि राजा के द्वारा बनाए गए कानून से अनुशासित होते हैं। अर्थात राजतंत्र में जो है कानून का या फिर शक्ति का मुख्य स्रोत नागरिक, जनता या नागरिक ना होकर के राजा होता है, इसलिए राजतंत्र में प्रजा होते हैं। और भी कई सारे कंटेंट आपको रखना है, मैं भी बताऊंगा, अभी मैं चूँकि आपको फ्रेमिंग करके बता रहा हूं। और इसमें आप कई अन्य ऐसे देश का एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर कि राजतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर कोरिया का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ताकि ऐसा लगे कि आप देश विदेश के घटनाओं से भी अवरुद्ध हैं, आप उनकी समझ रखते हैं। इसलिए एग्जाम्पल यदि आप देते हैं तो वो आपके आंसर राइटिंग में एक अमृत का काम करता है। अब हमने दो ही तो सवाल थे इसमें, लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, राजतंत्र में प्रजा होते हैं, दोनों का जवाब हमने दे दिया। फाइनली अब हम स्टेप 4 में आएंगे और एक निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों की सम्मिलित बात करते हुए यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं और राजतंत्र में प्रजा होते हैं, और अपने आंसर को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखा कि ये जो प्रश्न है वो 4 पैरे में टूटेगा, यानी कि 4 स्टेप में आप इसका आंसर देंगे। पहला में आपको भूमिका लिखना है, दूसरे में आपको लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्यों होते हैं इस बात को बताना है, तीसरा में राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्यों होते हैं इस बात को आपको बताना है, और चौथा में आपको एक निष्कर्ष लिखना है। आंसर राइटिंग जब भी आप समाप्त करें, जब भी आप अपना उत्तर लेखन को बंद करें तो एक अच्छे निष्कर्ष के साथ बंद करें। बिना निष्कर्ष किए आपके आंसर का नतीजा नहीं निकल सकता है कि आपने आंसर में किस चीज़ को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग जब आपको लगे कि हमने सारे तथ्यों को समाहित कर दिया है, हमने सभी प्रश्नों की डिमांड को प्रस्तुत कर दिया है, शामिल कर दिया है, तब आप एक अच्छा 3 से 4 लाइन का एक अच्छा निष्कर्ष लिखें और अपने उत्तर लेखन को बंद करें। यह एक उत्तर लिखने की एक पारंपरिक विधि है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों की फ्रेमिंग करेंगे और उसमें हम फिर लिखेंगे, देखेंगे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे लोकतंत्र के बारे में। कैसे लिखेंगे? तो सामान्य परिभाषा देंगे, लिखेंगे लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है लोगों का तंत्र, अर्थात लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, अर्थात एक ऐसा तंत्र जिसका संचालन जनता स्वयं या अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से करता है, लोकतंत्र कहलाता है। बस, इससे ज़्यादा आपको लोकतंत्र के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि आप भूमिका लिख रहे हैं। भूमिका में सिर्फ सामान्य परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। अब राजतंत्र को परिभाषित करेंगे भूमिका में, जबकि राजतंत्र का सामान्य अर्थ होता है राजा का तंत्र, यानी राजा के द्वारा बनाया गया तंत्र, यानी एक ऐसा तंत्र जिसका संचालन जनता नहीं बल्कि राजा स्वयं करता हो, वह राजतंत्र कहलाता है। भूमिका हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम आएंगे स्टेप 2 में और यह बताएंगे कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि। अब हम लिखेंगे लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि। अब ध्यान रहे, लोकतंत्र की बात अब हमें नहीं करनी है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा मैंने भूमिका में दे डाली है। नागरिक को परिभाषित करेंगे। कैसे करेंगे? लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि नागरिक वे कहलाते हैं जिन्हें कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि नागरिक लोकतंत्र में अपने शासक का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी कि शक्ति का समस्त केंद्र जो होती है, यानी शक्ति की संपूर्ण स्रोत नागरिक में निहित होता है, अर्थात नागरिक ही संप्रभु होता है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वे प्रतिनिधि नागरिक के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर नागरिक के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून का निर्माण करते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उनके लिए कानून का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता नागरिक संप्रभु होते हैं। फिर अब हम लोकतंत्र की बात कर दिए, अब हम आएंगे राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि। जबकि राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि। अब यहाँ पे हम प्रजा को डिफाइन करेंगे कि प्रजा क्या होते हैं। राजतंत्र में प्रजा होते हैं क्योंकि प्रजा वे कहलाते हैं जिन्हें कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वे राजा के द्वारा, यानी कि वह अपने प्रदेश के मुखिया के द्वारा बनाए गए कानून से अनुशासित होते हैं, यानी कि वे जो हैं प्रजा कहलाते हैं। अब हम राजतंत्र में प्रजा क्यों होते हैं इसका बात बता दिया, और लोकतंत्र में नागरिक क्यों होते हैं इसकी बात बता दिया। अब हम एग्जाम्पल देंगे। यदि उदाहरण को देखा जाए तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब हम उदाहरण देंगे, आप चाहें तो अलग अलग उदाहरण भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पैरे को डिफाइन करके इस पैरे को डिफाइन करके फिर एक साथ उदाहरण प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो अब उदाहरण अगर हम देंगे तो यदि उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्योंकि भारत के नागरिकों को भारत से संबंधित कानून बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त है। जबकि यदि हम दूसरे देश उत्तर कोरिया की बात करें तो वहाँ राजतंत्र की व्यवस्था है क्योंकि उत्तर कोरिया की जनता को अपने देश के कानून बनाने में अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए हम उपयुक्त उदाहरण को देखते हुए यह समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिक ही संप्रभु है, जबकि राजतंत्र में नागरिक संप्रभु नहीं होते हैं, राजा संप्रभु होते हैं। इसलिए लोकतंत्र में नागरिक होते हैं और राजतंत्र में प्रजा होते हैं। इस तरीके से हम अपना आंसर क्लोज कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो इस आंसर को यदि आपको और बेहतर ढंग से लिखना है और अच्छे ढंग से लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं,
कि वर्तमान की घटनाओं से इसे अवगत करा सकते हैं। यदि आप जिस समय आंसर राइटिंग कर रहे हो उस समय कोई ऐसी घटना घटित हो जो यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, तो आप उसे प्रेजेंट से जोड़ने का काम करें, वर्तमान के घटनाओं से जोड़ने का काम जरूर करें। जैसे फिलहाल यदि अभी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो यदि आप लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, इस वाले पैरा में यदि आप वर्तमान की कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि लोकतंत्र में नागरिक जनसंप्रभु होते हैं, तो आपका आंसर राइटिंग एक बेहतर आंसर राइटिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें यदि आप सुशांत सिंह राजपूत के केस को इंक्लूड कर देते हैं तो आपके आंसर राइटिंग और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी हाँ आपने देखा कि सुशांत सिंह मर्डर केस काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अपने राजतंत्र का परिचय देते हुए यह साबित करना चाहा कि राजा ही प्रमुख है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से राजतंत्र का शक्ति का प्रयोग करके यह साबित करना चाहा कि राजा ही प्रमुख है, लेकिन भारत के नागरिकों ने लगातार विरोध जन आंदोलन करके यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में राजा प्रधान नहीं होते, राजा जन संप्रभु नहीं होते, बल्कि जनता संप्रभु होते हैं। नागरिकों को यह अधिकार है कि वह अपने कानून को सही ढंग से चलाने में सरकार को मदद करे, और नागरिक ने ऐसा किया। भारत के नागरिकों के द्वारा बहुत सारे मोमेंट निकाले गए, बहुत सारे मार्च निकाले गए, और इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह सुशांत सिंह केस के मामले को सीबीआई को सौंप दिया। तो यहाँ पे इस घटना का यदि हम चर्चा करते हैं तो इसे यह साबित होता है कि नहीं, भारत में नागरिकों का जो अधिकार है वह वास्तव में एक जन संप्रभुता का अधिकार है। तो आप ऐसे छोटे छोटे घटनाओं को अगर लिखते हैं तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और भी इसमें बहुत सारे कंटेंट आप डाल सकते हैं। मैंने तो आपको कहा था कि आप यदि लिखना चाहे तो इस पर एक किताब लिख सकते हैं, लेकिन आपको 100 शब्द में ही लिखना था, तो वैसे बातों को ही लिखें जो कि महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने कल के प्रश्न को देखा कि लोकतंत्र में नागरिक होते हैं जबकि राजतंत्र में प्रजा, और इसका मैंने फ्रेमिंग करके बताया, और आप इस तरीके से उसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसी तरीके से जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपको उन सारे प्रश्नों का किस तरीके से लिखना है, आपके आंसर राइटिंग में ये बातें बता दी गई है किन किन चीज़ों को लिखना है, तो आप उससे देख करके समझ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा, फिर उसमें नेक्स्ट प्रश्न दूंगा आपको आंसर राइटिंग करने के लिए, आपको उन प्रश्नों को फिर से लिखना है। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।